कब तक मौन रहेंगे? मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब ना तो वो मीडिया में आ रहे हैं, ना तो ताली बजवाने आ रहे हैं, ना तो थाली बजवाने आ रहे हैं, ना तो फूल बरसाने आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी करने अब वो नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आप कब तक मौन रहेंगे? लॉकडाउन और बर्दाश्त कर लो, अब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा तो वो अंडरग्राउंड हो गए। आप क्यों अंडरग्राउंड हो रहे हैं? तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुहिम चलाइए। आप अगर सोशल मीडिया में रहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया को टच करते हैं, अगर आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो मात्र एक आवाज, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और एकमात्र यही रास्ता बचा है भारत को बचाने का, और कोई नहीं। कोई भी भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दो। अगर कोई पार्टी, अगर कोई दल भारत को संभालने का अगर साहस नहीं रखता, अगर भारतीय जनता पार्टी में सब जनखे ही बचे हैं, अगर कोई किसी में हिम्मत नहीं है सरकार संभालने की, तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन नरेंद्र मोदी के पापों के नीचे दबा हुआ भारत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्वागत करते हुए मैं मनमोहन मिश्रा आज 27 मई को आपके सामने लाइव हैं। और पहले तो मैं आज का विषय बता दूं, किस विषय पर मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर करूंगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों पर बोलते हुए हमारा ये 16वां अध्याय है। वैसे तो हमारे सारे जितने भी लाइव हम करते हैं, नरेंद्र मोदी ही उसमें मुख्य विषय होते हैं। तो ये 16वां अध्याय है नरेंद्र मोदी के इस महाभारत में, कलयुग के इस महाभारत में। तो ये 16वां अध्याय है दोस्तों, और आज का विषय है मोदी और मोदी का गुजरात मॉडल दोनों फेल हो चुका है। गुजरात मॉडल का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, तो उसमें अगर जो उन्होंने हवा बनाने के लिए जिस मॉडल का प्रयोग किया था, जिसे मॉडल बना करके पेश किया था, वो था गुजरात मॉडल। तो मोदी और मोदी का गुजरात मॉडल दोनों फेल हो चुका है, आज का विषय है। तो मोदी की साजिश सामने आ चुकी है। अब सवाल मोदी से नहीं, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं दोस्तों। अब सवाल आपसे है, आप कब तक मौन रहेंगे? यह सवाल आपसे है, क्योंकि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब ना तो वो मीडिया में आ रहे हैं, ना तो ताली बजवाने आ रहे हैं, ना तो थाली बजवाने आ रहे हैं, ना तो फूल बरसाने आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी करने अब वो नहीं आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो जब अंडरग्राउंड हो चुके, तो अब तो सवाल आपसे बनता है। तो यह सवाल दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आप कब तक मौन रहेंगे? आप चूहे की मौत मरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे, या मोदी को हटाने के लिए कम से कम सोशल मीडिया में मिलकर के पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे? मेरा सवाल आपसे है। तो दोस्तों, बात गुजरात से करते हैं, जिस गुजरात का नाम लेकर के
नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने थे। आप लोग भी मीडिया से जुड़े हैं, खास करके एनडीटीवी और रविश का प्रोग्राम देखते होंगे, तो बारीकी से आप लोगों को सब कुछ पता चलता होगा। दूसरे किसी चैनल पर जाने से, दूसरा किसी प्रोग्राम देखने से, दूसरा चैनल देखने से आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर एनडीटीवी या रविश का प्रोग्राम देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सारी हकीकत सामने आती होगी। उन हकीकतों में आप यह भी समझिए कि आज अहमदाबाद और गुजरात, यानी गुजरात को नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मॉडल गुजरात की व्याख्या अगर की जाए तो दोस्तों पूरी तरह से वहां की व्यवस्था फेल हो चुकी है। और सच पूछिए तो अगर वहां राष्ट्रपति शासन तत्काल निर्णय लेकर लगाया जाए तो उचित होगा, लेकिन हमारा आपका देश का ध्यान बटाने के लिए मोदी के गुर्गे, मोदी के डाबर और मोदी के गुर्गे या मोदी के गैंग्स वाले लोग महाराष्ट्र में सरकार में खींचातानी करने की या उलटफेर करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि गुजरात का मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है और वहां मुख्यमंत्री भी वहां के अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वहां की कमान इस समय वहां की हाई कोर्ट यानी वहां की अदालतें संभाल रही हैं कि शहर में व्यवस्था कैसी चल रही है, गुजरात में व्यवस्था कैसी चल रही है, गुजरात के स्वास्थ्य का क्या हाल है, लोगों को कैसे मारा जा रहा है, लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के ही हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक मॉडल जिसे पेश किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात को, उस गुजरात की सबसे बदतर हालत भारत में है। पूरे भारत में सबसे बदतर हालत अगर कहीं के स्वास्थ्य व्यवस्था की है, वहां की बाकी और व्यवस्थाओं की है, तो वो है गुजरात। और वहां की आपको भी पता होगा कि वहां की सरकार भी नेपथ्य में चली गई है, मोदी जी की तरह वो भी अंडरग्राउंड हो चुकी है। वहां सरकार एक तरह से, वहां मॉनिटरिंग और सरकार एक तरह से वहां का हाई कोर्ट चला रहा है। तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी ही सिर्फ नहीं फेल हुए हैं, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल भी फेल हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी की साजिशें जो उन्होंने पैरोनामा बनाया था, जो वहां उन्होंने सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज गुजरात में यह स्थिति है कि हाई कोर्ट को दखल दे करके वहां के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकार से जोड़ने की व्यवस्था चल रही है। तो उसमें नरेंद्र मोदी की व्यवस्था पूंजीवादियों की व्यवस्था है, आप समझते हैं, और गुजरात वही मॉडल है। तो गुजरात में जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जो टॉप लेवल के, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हुआ या उस लेवल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, 4-6 हॉस्पिटल, उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, उनको अलग रख दिया गया है। आप जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा, ऐसा क्यों किया गया होगा? गुजरात में टॉप लेवल के जो हॉस्पिटल हैं उनको अटैच नहीं करने दिया गया सरकार से, तो उसके पीछे क्या कारण है जानते हैं आप? वहां के पूंजीपति और पूंजीवादी लोग, गुजरात क्योंकि पूंजीपतियों का, ब्लैक मनी होल्डरों का, काले धन वालों का प्रदेश है, तो वहां के काले धन वाले, वहां के गुजराती, वहां के जो पूंजीपति हैं, वो सरकार पर दबाव डाल करके बड़े हॉस्पिटलों को अटैच नहीं, सरकारी हॉस्पिटल से अटैच होने नहीं दे रहे हैं। यानी वहां के जो
बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें अगर मान लीजिए 70% 75% वहां के बेड अगर कोरोना के रिजर्व होते तो वैसा नहीं होने दे रहे हैं। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के अमीर, क्योंकि वहां ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि वहां ज्यादा पैसे वाले हैं, वो वहां के गवर्नमेंट की स्वास्थ्य व्यवस्था में जाने वाले तो मजदूर हैं, गरीब हैं। तो ज्यादातर जब अमीर हैं तो अमीर चाहते हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके लिए ऐसे ही रिजर्व रहें, यानी उनको जब जरूरत पड़े तो उनको कमी ना हो जाए। और पता चला कि भाई अपोलो हॉस्पिटल है तो अब अंबानी या अडानी या उनका भाई या उनका चाचा या मोदी का चाचा मामा या मेहुल चौकसी का चाचा मामा, जो भी मतलब जो टॉप लेवल के पैसे वाले हैं, ब्लैक मार्केटियर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कमोडिटी बाजार को कंट्रोल करते हैं, काले धन वाले हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बैंकों के डिफॉल्टर्स हैं, इन लोगों के लिए वहां के बड़े हॉस्पिटल्स रिजर्व करके रखे गए हैं। यह बात आपको एनडीटीवी भी नहीं बताएगा, यह बात आपको रवीश भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर यह कहने की कोशिश करेंगे तो तुरंत कल से प्रसारण रोक दिया जाएगा। यह बात सिर्फ मैं बता सकता हूं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि यह है पूंजीवादी तत्वों, पूंजीपतियों का मॉडल, यानी गुजरात मॉडल, यानी नरेंद्र मोदी का मॉडल, कि अगर आम आदमी मरता है तो मर जाए, गरीब मरता है तो मर जाए, उसे हॉस्पिटल की भी व्यवस्था देने नहीं दी जा रही है। और वो बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उनके बेडों को और उन हॉस्पिटलों को एग्जेम्पशंस में क्यों रखा गया, यानी उनको अटैच क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति, बड़े चोर, बड़े काले धन वाले, बड़े डिफॉल्टर, बड़े फ्रॉड, उनको जरूरत पड़ेगी तो वो किस हॉस्पिटल में जाएंगे? तो वो अपने लिए अपोलो जैसे या उस नाम के लेवल के जो दूसरे और हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े अहमदाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको सरकार को अटैच नहीं करने दिया गया। ये उन्होंने नहीं रोका, सरकार ने खुद रोका। तो कैसे रोका होगा? अब जो वहां के चोर हैं, जो वहां के फ्रॉड हैं, जो वहां के काले धन वाले हैं, वो सीधे नरेंद्र मोदी से फोन किए होंगे। तो नरेंद्र मोदी से कहे होंगे कि भाई यहां के बड़े हॉस्पिटल आप मत अटैच कीजिए, वो रिजर्व रखिए, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे लिए जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें भर्ती होंगे, या हमारे छोटे मोटे जरूरतों के लिए वो काम आएगा। और फाइनली आप जानते हैं कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स होंगे वो पूंजीपतियों के ही होंगे। तो जब बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल पूंजीपतियों के होंगे तो वो अपने लिए हॉस्पिटल ही रिजर्व करके रख लिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा। यह है नरेंद्र मोदी की व्यवस्था, यह है नरेंद्र मोदी का काम, यह है नरेंद्र मोदी के कुकर्म। इसे कहते हैं कुकर्म। बड़े सीधे शब्दों में कहा जाए मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। यानी सीधे पीएमओ को फोन आया होगा नरेंद्र मोदी को कि हमारे गुजरात में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं उनको अटैच ना किया जाए, उनको दूर रखा जाए। तो उनको दूर क्यों रखा जाए? अचार डालने के लिए? वो किस दिन काम आएंगे? जब भारत के सारे बड़े हॉस्पिटल्स को अटैच किया जा रहा है तो स्पेशली गुजरात में बड़े हॉस्पिटल्स को क्यों अटैच ना किया जाए? इसलिए क्योंकि सारे चोर, सारे फ्रॉड, सारे डिफॉल्टर, सारे उद्योगपति, सारे पूंजीपति तो वही हैं, गुजरात में हैं। तो उनको रिजर्व हॉस्पिटल ही चाहिए, उनको बेड रिजर्व नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। यानी जिस अपोलो हॉस्पिटल में अडानी का चाचा मामा या अंबानी का चाचा मामा जाएगा या वो खुद जाएगा भर्ती होने के लिए, तो वो उसमें कोई कोरोना का पेशेंट नहीं होना चाहिए, वो उसमें कोई पब्लिक नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी पब्लिक की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मोदी मॉडल। क्रूल इसे कहते हैं, नृशंस इसे कहते हैं, निर्दयी, कोई दया नहीं। और ये तो अब आपको सामने दिख रहा है दोस्तों। आज एक हृदय विदारक घटना मैंने देखा मीडिया में ही, वो भी रवीश के प्रोग्राम में, देश की बात में, और फिर
प्राइम टाइम में। दोस्तों, उसमें हृदय विदारक क्या था, दिल को दहला देने वाली बात क्या थी। एक मां है, शायद उसका नाम अर्चना है, एक मां है जो रास्ते में भूख प्यास और गर्मी से मर गई। उसका बच्चा है जो 1.5 साल का ही है, देखने से लगता है 1.5 साल से ऊपर का नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। वो बच्चा बार बार अपनी मां की चादर खींच करके उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए कितना हृदय को दहलाने वाला होगा। उस पर बात करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, जो रिपोर्टर उसको रिपोर्ट किया होगा, बहुत बहुत बड़ा कलेजा होगा वो किया होगा। मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा हूं दोस्त। तो ये दशा कर दिया है आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ, मैं क्या बोलूं, आप खुद बोल लो, भारत की क्या दशा हो गई है। भारत इससे पहले लूटा होगा, भारत को अंग्रेजों ने लूटा, भारत को इसके पहले लूटा गया, भारत को बहुतों ने लूटा है, भारत को अपनों ने भी लूटा है। 1947 के बाद भी भारत लूटता रहा, लेकिन दोस्त, भारत की हत्या कभी नहीं की गई। आज भारत की हत्या की गई है, आज भारत मर रहा है, आज भारत मर रहा है। मेरे शब्दों को बांध लो, मेरे शब्दों को अपने पास रख लो मेरे दोस्तों, आज भारत मर रहा है। आज भारत अपने आप नहीं मर रहा है, भारत की हत्या की गई है, भारत का कत्ल किया गया है, भारत को मौत दी गई है। और भारत को मौत देने वाला, भारत को मारने वाला, भारत का हत्यारा अगर कोई है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ आपका आज का प्रधानमंत्री। कैसे सह पाता है आपकी छाती इन सब हृदय विदारक दृश्यों को देखकर, और कैसे मौन रह पाते हैं लोग। दोस्तों, मैं जानता हूं आप भी हमारी तरह हमसे जुड़ करके कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमारे आवाज से आवाज मिला रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 130 करोड़ का देश, जिसमें कम से कम 60% से ऊपर मध्य वर्ग है, अपर मध्य वर्ग है और लोअर मध्य वर्ग है, जो आज अपने अपने घरों में अपनी अपनी गाड़ियां अपने पार्किंग में पार्क करके अपने अपने घरों में चूहे की तरह छिपा है, बैठा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो पूरे देश में हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, जो मजदूर मर रहे हैं, जो श्रमिक मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात अलग है कि कालांतर में वो रोटी को तरसेंगे, जो अपनी अपनी गाड़ियां पार्क करके अपने पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ियां अपने घरों में खड़ा करके और अपने अपने घरों में चूहे की तरह छिपे हुए हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मरेंगे वो भी। आप सोच के देख, कितने दिन तक छुपे रहेंगे घरों में, कितने दिन तक कायरों की तरह घरों में छुप। मैं ये नहीं कहता कि आप बहादुरी दिखाइए, मैं नहीं ये कहता कि आप बाहर निकलकर एजिटेशन कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हड़ताल कीजिए, बाहर निकलिए, आंदोलन कीजिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सोशल मीडिया आपके हाथ में है। हर मध्य वर्ग, अपर वर्ग, मध्य वर्ग, लोअर मध्य वर्ग और अपर लोगों के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है। तो क्यों भारत का हर आदमी आवाज नहीं उठाता कि नरेंद्र मोदी से मुक्ति पा सके भारत?
नरेंद्र मोदी ने भारत की हत्या की है। ही इज अ किलर ऑफ इंडिया। उन्होंने मौत दिया है भारत को, उन्होंने भारत को मारा है। शायद आज के बाद भारत अगर जिंदा भी रहा, जिंदा भी बचा, तो किस हालत में बचेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है दोस्तों। हमने लॉकडाउन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, हम 5वें लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं और 5वां लॉकडाउन भी डेफिनेटली होगा। कब तक? और अगर आपको चूहा बना दिया गया है, आपको चूहा बनाकर आपके घरों में कैद कर दिया गया है, तो मोबाइल उठाइए, अपनी आवाज उठाइए और ये आप मानकर चलिए मेरे दोस्तों, जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इससे भी बुरे दिन, इससे भी गलत, इससे भी मतलब फिर बचाना मुझे एक ऐसा स्टेज आएगा जब भारत खत्म हो जाएगा, भारत का अस्तित्व मिट जाएगा, भारत का नाम मिट जाएगा, भारत का नाम चीन होगा, भारत का नाम अमेरिका होगा, भारत का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत नहीं बचेगा, भारत के लोग नहीं बचेंगे। आप सोच के देखिए हम कहां जा रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के, 4,500 से ऊपर लोग मर चुके हैं आज। कब आप मुंह खोलेंगे, कब आवाज अपनी बुलंद करेंगे, कब आप यह समझेंगे कि भारत का हत्यारा कोई और नहीं, भारत की हत्या करने वाला आपका चौकीदार है, आपका प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और कितने प्रमाण चाहिए मेरे दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने ही खुद अपने ही बातों से, अपने ही कामों से, अपने ही कुकर्मों का प्रमाण दिया है। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा कि मैं समय से पहले आवश्यक कदम उठा लिया था, इसलिए भारत में कोरोना वायरस कंट्रोल में है। कौन सा कंट्रोल में है? बात गलत साबित हुई। जब आपका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा था, उस समय, जिस समय के लिए आपका प्रधानमंत्री 30 जनवरी को कोरोना भारत में प्रवेश किया था, तो उससे लेकर के 24 फरवरी तक आपका प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कर रहा था, लेकिन आपके सामने आकर झूठ बोलता है कि मैंने समय से कदम उठा लिया था, कोरोना वायरस इसलिए भारत में उतना सक्रिय नहीं हो पाया, उतना अटैक नहीं कर पाया। अब कितना अटैक करेगा मेरे दोस्तों? आप 10वें नंबर पे दुनिया के टॉप 10 में पहुंच चुके हो। आप कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में दुनिया के टॉप 10 में हो। आप कोरोना वायरस के एक्टिव पेशेंट, जिसे मरीज कहते हैं, कुछ ठीक हो गए, कुछ मर गए, वो छोड़ दो, तो जो एक्टिव पेशेंट है आज मरीज के रूप में, कोविड-19 के एक्टिव पेशेंट के रूप में जितना भारत में है, वो दुनिया के 5वें पोजीशन पे आता है। आप उस वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, दुनिया में भारत आज एक्टिव पेशेंट के रूप में 5वें पोजीशन पे है। अब आप कब पूछेंगे अपने प्रधानमंत्री से, कब पूछेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, कब तक चूहे की तरह अपने घरों में छुपे रहेंगे? घरों में छुपे रहिए, हाथ हिलाइए, मोबाइल उठाइए, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाइए, आवाज लगाइए, क्योंकि आपके पास एक ही रास्ता है। अगर भारत को आज कोई बचा सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और एकमात्र रास्ता है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे तभी भारत बचेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इट्स डेड एंड। और
दोस्तों आप समझिए कि आपका चौकीदार कहता है झूठ बोल करके कि हमने समय से पहले कदम उठाए थे, जबकि वो झूठ बोलता है। वो 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप में व्यस्त था और कोरोना वायरस मस्ती से भारत को निगल रहा था, भारत को हजम कर रहा था। अगर उससे एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो 24 मार्च तक, 23 मार्च रात तक आपका चौकीदार सरकार गिरा करके, मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर सरकार बनाने में व्यस्त था और कोरोना वायरस पूरे भारत को निगलने में मस्त था। और यह सारा काम आपका चौकीदार, आपका प्रधानमंत्री मात्र एक काम के लिए किया, मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहता था। जीडीपी की गिरावट, रुपए का अवमूल्यन, भूखमरी की के 103 पोजीशन पे पहुंचना, दोगुने स्तर पे पहुंचना, बेरोजगारी 40-45 साल पीछे चले जाना, महंगाई सीमा तोड़ देना, किसानों की आत्महत्या 50% बढ़ जाना, काला धन भी जनरेट होना 50%, ये सारे वो कारण थे जिन पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चादर डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए कोरोना आने देने की साजिश की। अब तो साबित हो गया। उस समय आप ये कह सकते थे, चलिए 1 महीने पहले यही बात मैं कह रहा था, उस समय आप ये सोच सकते थे या ये सोच सकते होंगे या लोग सोच सकते होंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने सही किया, कोई परिस्थिति रही होगी जिसके कारण उन्होंने कदम नहीं उठाया। अब तो साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने साजिश करके कोरोना वायरस भारत में लाया। उस साजिश का अगला खुलासा मैं करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो साजिश थी। दोस्तों, 23 मार्च तक आपका प्रधानमंत्री 23 मार्च तक चुपचाप बिना कोई नेशनल और इंटरनेशनल कदम उठाए, लॉकडाउन किए, 23 मार्च तक इंतजार करता है कि कितने कोरोना वायरस पेशेंट भारत में घुस जाएं, फैल जाए, कितना ज्यादा स्प्रेड हो जाए, जिससे हमें अपने कुकर्मों को छुपाने का जगह बन सके। और वो करता है, और वो तब 23 मार्च को आकर के 24 मार्च से अचानक लॉकडाउन करता है, वो भी साजिश। वो मजदूरों के साथ साजिश करके वो ऐसा करता है। आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी चाइना और अमेरिका से हाथ मिला चुके हैं, अंडर डील कर चुके हैं, भारत की गुलामी को स्वीकार कर चुके हैं। उसके प्रमाण अब सामने आने लगे हैं। आप सोचिए, जो मैं उस समय कह रहा था, उस समय आपको भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन आज आप देखिए, अगर श्रमिक ट्रेन भी चलाई जा रही है तो भी उसमें मजदूरों को दंड दिया जा रहा है। आपके पास कोई एक ऐसा जवाब है जो यह बता सके या यह कह सके कि श्रमिक ट्रेन अपने समय के निर्धारित समय से 3-3 गुना, 4-4 गुना देरी से क्यों चल रही है? इसका सीधा अर्थ है मेरे दोस्तों कि मजदूरों को सजा दी जा रही है। यह बात मैं डे 1 से कह रहा हूं। मेरा फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का वीडियो, किसी भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, हर वीडियो में यही बात मिलेगा और वही हो रहा है। मजदूरों को इतना सता दो, इतना दंडित कर दो, इतना दहशत में डाल दो, इतना मार दो कि फिर से वो शहर का रुख ना कर पाए। और जब शहर की ओर नहीं कर पाएंगे मजदूर, तो भारत को आराम से बेचा जा सकता है। और उसने बेचने की पहल भी की है। प्राइवेटाइजेशन उसी का एक हिस्सा है, ग्लोबलाइजेशन उसी का हिस्सा है। 200 करोड़ के ऊपर के सारे टेंडर
ग्लोबल होंगे, यानी ग्लोबलाइजेशन। आपको भी मैं बता चुका हूं 200 करोड़ के नीचे कोई भी काम होता नहीं, तो 200 करोड़ के ऊपर के जो प्रोजेक्ट होंगे वो ग्लोबल होंगे, यानी ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मोदी का प्रोजेक्ट था। और इसको आगे खरीदने वाला अगर कोई होगा तो वो होगा चाइना, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये आकर के खरीदेंगे। साजिश की इंतहा को समझिए मेरे दोस्तों। आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो लुका छिपी का खेल आपको दिखाया जाएगा, या चीन के बॉर्डर पे चीन की सेना इतना आ गई या हमारी सेना इतनी बढ़ गई, आप जाकर देख रहे हैं? नहीं। आपको कैसे रिपोर्ट मिल रही है? आप सरकार से के द्वारा कही हुई बात का कैसे भरोसा कर सकते हैं? जानते हैं, कोरोना वायरस से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी की यह साजिश है, और उनके पास यही एक मुद्दा होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या दूसरे इस तरह के बॉर्डर या राष्ट्रीय मसले को आगे कर दिया जाए, जिससे लोग कोरोना वायरस या उससे हो रहे मजदूरों की मौतें या मजदूरों की दुर्दशा या कोरोना वायरस से मर रहे भारत की हत्या, ये सारे चीजों पर पर्दा पड़ सके, इन सारी बातों पर कोई बहस ना हो सके, इन सारे बातों पर कोई बात ना हो। यही उद्देश्य है आपके प्रधानमंत्री का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, और यही वो साजिश है। मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपनी साजिश में सफल हो चुके हैं। अब जो चाहे आज, चाहे कल, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 15 दिन बाद, जितनी सजा देनी हो दे लें, जितनी मौतें, जितने लोगों को मारना है मार लें, जितने मजदूरों को सताना है सता लें, जितने मजदूरों की हत्या करनी है कर लें। यह सब हत्या है। मैंने अभी जो एक उदाहरण दिया कि अगर एक तपती हुई ट्रेन के अंदर लोगों को डाल दिया जाता है और 4-4, 5-5 दिन तक उनको रास्ते में रखा जाता है, न खाना दिया जाता है, न पानी दिया जाता है, तो यह इसका अर्थ यह है कि उन्हें मारा जा रहा है जानबूझकर। ट्रेन लेट क्यों हो रही है? ट्रेन में भोजन क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? ट्रेन में लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? नॉर्मल ट्रेन क्यों नहीं चल पा रही है? नॉर्मली चलने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है ट्रेन को? क्योंकि यह साजिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को मारने की साजिश है, क्योंकि मजदूरों में यह दहशत पैदा कर दो कि मजदूर फिर शहर की ओर ना आए। फायदा नरेंद्र मोदी का क्या होगा? आप मुझसे सवाल कर सकते हो। अभी मैं आपके सवाल नहीं ले रहा हूं, लेकिन फायदा इससे नरेंद्र मोदी का क्या होगा? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी यूनानिमस प्रधानमंत्री जब तक हैं, जब तक रामनाथ कोविंद हैं, तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होगा, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे अपने आप को, और उसके बाद भारत में राष्ट्रपति शासन ही चलेगा, राष्ट्रपति सिस्टम ही चलेगा, यानी डेमोक्रेसी, चाइना और अमेरिका की मिलीजुली डेमोक्रेसी यहां लागू की जाएगी। और इनडायरेक्टली आप यह मान सकते हैं कि भारत अमेरिका और चीन का एक उपनिवेश बनकर रहेगा, यानी भारत अब गुलाम होने से शायद ही कोई बचा पाए। अगर आप चाहते हैं कि भारत को गुलाम होने से बचाया जाए, भारत को गुलाम होने से कम बचा लिया जाए, जो जिंदा रहेंगे वो तो आजाद रहेंगे। अगर इस पर भी आप काम करें तो एक ही रास्ता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से इस्तीफा मांगना। प्रमाण के साथ, विषय के साथ अब ऐसा कोई मसला नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा ना दें। नरेंद्र मोदी, हम समझते हैं, इस्तीफा देने के लिए बैठे हैं, भले ही कितने भी क्रूर हो, लेकिन आज वो फंस चुके हैं और इसीलिए अंडरग्राउंड चल रहे हैं। आपने देखा, अब नरेंद्र मोदी आपको जुमला सुनाने नहीं आते, अब नरेंद्र मोदी आपसे ताली बजवाने नहीं आते, अब नरेंद्र मोदी आपसे थाली बजवाने नहीं आते, क्योंकि उनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है।
जैसे ही वो बाहर निकल करके कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, एक कोने से आवाज आएगी कि आप 24 फरवरी का नमस्ते ट्रंप कैंसिल क्यों नहीं किया और अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन क्यों नहीं किया। जैसे ही वो बाहर आएंगे वैसे ही किसी और कोने से आवाज आएगी कि आप 23 मार्च तक किस बात का इंतजार करते रहे, आपने अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन क्यों नहीं किया, आपने भारत को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो अब नरेंद्र मोदी के पास आपसे जुमले गढ़ने का सारे जुमले समाप्त हो चुके हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसीलिए अब वो ताली बजवा करके देख चुके, थाली बजवा कर देख चुके, दिया जलवा कर देख चुके, घर में अंधेरा करवा कर देख चुके और अर्थी पर फूल भी बरसाकर देख चुके। अब बचा कुछ नहीं है। ताली वो उस समय बजवाए थे आपसे जब 571 कोरोना पेशेंट थे, आज 1.5 लाख से ऊपर कोरोना पेशेंट हैं। आज आपसे क्या बजवाएंगे बताइए। यानी उनका पर्दाफाश हो चुका है। नरेंद्र मोदी हताश हो चुके हैं, लेकिन उनसे ज्यादा हताश इस देश की जनता, इस देश की 130 करोड़ जनता मुझे दिखाई दे रही है, जो ये आवाज नहीं उठा रही है, जो ये आवाज नहीं लगा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने पापों का ठीकरा लेकर आप गुजरात जाइए। भारत आपके पापों को सहने की क्षमता नहीं रखता। दोस्तों, आपको अपने आने वाली पीढ़ी को, चलिए हमारी उम्र के जो होंगे 50-60 के या 25-30 40 के जो भी होंगे, 40 के, अगर उनमें से भी कोई मर जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन बच्चों की या 18-20 वो जवानों की, उन लोगों की पीढ़ी भी बची रह जाती है, तो आगे भारत बचा रह जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें और भारत में कोई भी बचे ना, कोई भी जिंदा ना बचे? अगर आप चाहते हैं कि भारत को बचाया जाए, भारत को पाप मुक्त किया जाए, भारत को दोष मुक्त किया जाए, भारत को बचाने का एकमात्र रास्ता बचता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्तों। और इसीलिए मेरे पास कोई विषय नहीं है, मेरे पास कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें आज मैं जो कहता कि देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलेगा, कर्फ्यू है, ये है, वो है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये फाइन दिया जाएगा, जेल में डाल दिया। ये सारे ड्रामे करने के बावजूद भी आपके चौकीदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि 21 दिन के लॉकडाउन से भारत में कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाएगा। कितना कंट्रोल में आया अब आप खुद बता दीजिए। चलिए वही जुमला लेकर के दोबारा फिर हाजिर हो गए और फिर से उन्होंने दूसरा लॉकडाउन कर दिया, आपको नया जुमला दिया, आपको नई आशाएं दी कि नहीं इस बार तो जरूर हो जाएगा, कोरोना वायरस कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उससे भी दुगना हो गया। दोस्तों, 571 जब सारे मजदूरों को आराम से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता और कोई कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं निकलता, कोरोना वायरस गांव में नहीं जाता, गांव में नहीं फैलता, तब नरेंद्र मोदी ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोगों को अपनी अपनी जगह पे बंद कर दिया, शहरों में बंद कर दिया और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकेगी, क्योंकि 8x8 के कमरे में, 10x10 के कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? तो कोरोना वायरस धीरे धीरे और डीप फैलता चला गया और जब पूरी तरह से 1.5 लाख पे पहुंच गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो नरेंद्र मोदी
छूट दे दिए कि अब इनको इनके घरों तक पहुंचा दो, क्योंकि अब इनके घर वाले भी जिंदा नहीं रहने चाहिए, वो भी मरने चाहिए। मैं इसी बात का पक्षधर हूं कि लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन था, पहुंचाना चाहिए था, पहुंचाए जाना चाहिए। इस समय तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन आज भी कोई रास्ता नहीं बचा है कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए। अगर वो मरे भी तो कम से कम अपनों के बीच मरे, अपनों के साथ मरे, अपनों के बीच रहकर मरे। और यही लोग सोच करके अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और किसी से भी आप पूछिए, अगर उससे पूछिए कि कोरोना वायरस का इतना खतरा है, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप अपने गांव में जाएंगे, आपके गांव में भी कोरोना वायरस फैलेगा, आपके परिवार में फैलेगा, तो क्या कहते हैं आप जानते हैं? कुछ भी होगा, हम अपने घर जाएंगे। चलो हम मरेंगे तो अपनों के पास मरेंगे, अपनों के साथ मरेंगे। यह है अब लोगों का कहना। यानी भारत हताश हो चुका है, भारत यह सोच चुका है कि हमें मरना है तो अपनों के साथ मर लेंगे। सोचिए किस स्तर पर आपके प्रधानमंत्री ने देश को लाकर खड़ा कर दिया गया। और आपको भी जानकर आश्चर्य होना चाहिए दोस्तों कि पहला जब लॉकडाउन हुआ था, उसमें से जितने लोग भाग भाग करके अपने अपने घरों में गए थे, उनमें से एक भी पेशेंट नहीं निकला है। अब आप इसे साजिश कहेंगे या नहीं कहेंगे, आप खुद बताइए। आप हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप यही बात दूसरों को बताइए कि अगर पहली बार जो भाग कर चले गए, पहले लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पैदल चल करके या साइकिल से या जैसे भी विपत्तियां सहते हुए अपने अपने घरों तक चले गए, वो सुरक्षित पहुंच गए, उनमें से कोई पेशेंट नहीं मिला, किसी को कोरोना वायरस नहीं हुआ। लेकिन अब जो जा रहे हैं वो डेफिनेटली कोरोना वायरस लेके जा रहे हैं, कुछ परसेंटेज तो जरूर लेके जा रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसे आप क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? इसे आप साजिश नहीं मानेंगे? क्या यह साजिश नहीं है? क्या आपका प्रधानमंत्री दुनिया का सुपरमैन है? वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देखता है, यूएनओ का चीफ बनने का सपना देखता है, लेकिन उसको इतनी भी अकल नहीं कि अगर हम ये लॉकडाउन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, तो ये मजदूरों में भी कोरोना वायरस फैल जाएगा और एक न एक दिन हमको इनको भेजना पड़ेगा। जब हम भेजेंगे तो क्या हम कोरोना वायरस की मदद कर रहे हैं या हम कोरोना वायरस से भारत को बचा रहे हैं? क्या इतनी भी अकल आपके प्रधानमंत्री को नहीं थी? और अगर आप मान ही लेते हैं कि अगर उसको अकल नहीं थी, तो आप उसको क्यों सह रहे हैं? आप उसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप उससे इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से भारत में लोग बचे हुए हैं। शायद अभी भी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें तो शायद भारत बच जाएगा, भारत का कुछ हिस्सा तो जरूर बच जाएगा, भारत की कुछ पीढ़ी तो जरूर बच जाएगी, भारत के कुछ लोग तो जरूर बच जाएंगे। आप कब जागेंगे? आप या जो भी मध्य वर्ग है, अपर मध्य वर्ग है, मीडियम मध्य वर्ग है, अगर वो ये सोचता है कि वो चूहे की तरह बिलों में छिप करके, अपने अपने घरों में छिप करके अपने आप को बचा लेगा, तो वो गलत सोच रहा है। एक न एक दिन उसकी बारी आएगी जब भारत के हर घर में, घर में, जब भारत अभी 1.5 लाख कोरोना पेशेंट भारत में हैं, जब 1.5 करोड़ कोरोना पेशेंट भारत में होंगे, तब भारत की क्या हालत होगी? क्या तब भी यह मध्य वर्ग बचा रहेगा, अपने घरों में छुपा रहेगा? यह आज सवाल मध्य वर्ग से है, आज सवाल उनसे है जो जिनके पास घर हैं,
जो अपने अपने घरों में क्वारंटाइन में हैं, यह सवाल उनसे है। मजदूर कैसे आवाज उठाएगा मेरे दोस्तों? मजदूर तो आज संघर्ष कर रहा है, मजदूर तो आज ट्रेनों में मर रहा है, मजदूर तो आज भूख और प्यास से जानवर बन रहा है, मजदूर तो आज अकाल मृत्यु मर रहा है। वो कैसे आवाज उठाएगा? उसके पास कौन सा साधन है? लेकिन आप अगर मध्यवर्गीय हैं, आप अगर अपने घरों में रह रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको ये आवाज बुलंद करनी चाहिए, और आपकी आवाज दूर तक जाएगी अगर आप मिलकर आवाज उठाएंगे, एक स्वर में आवाज उठाएंगे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और द डेडलाइन एंड डेडलाइन एंड डेडलाइन, आप ये मान के चलिए, इट्स माय चैलेंज चैलेंज चैलेंज। अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत का एक भी आदमी बचेगा नहीं। मान के चलिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस व्याधि से नहीं तो उस व्याधि से, आज कोरोना वायरस से तो कल किसी से, कल किसी से मरना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बार, 1000 बार, 100 बार, लाख बार एक बात कहता हूं, भारत देवभूमि है, भारत महात्माओं का देश है, भारत पुण्यात्माओं का देश है, भारत सहिष्णुता में जीने वालों का देश है। भारत पाप को सह नहीं पाता। भारत में जब भी पाप बढ़ा है, विनाश हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने पाप किया है। नरेंद्र मोदी ने एनआरसी के जरिए पाप किया है, नरेंद्र मोदी ने सीए के जरिए पाप किया है, नरेंद्र मोदी ने पुलवामा कांड करवा के पाप किया है, नरेंद्र मोदी ने पापों की शुरुआत गोधरा कांड से की है। नरेंद्र मोदी का पूरा कैरियर पापों से भरा पड़ा है, और एक पापी जब राजा बनता है तो उस देश का विनाश होना कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। भारत का विनाश तय है। अगर भारत को बचाने का एकमात्र कोई भी रास्ता बचा है तो एकमात्र नरेंद्र मोदी ही बचे हैं। एक ही रास्ता, एकमात्र रास्ता, नरेंद्र मोदी ही भारत को बचा सकते हैं। और आपको नरेंद्र मोदी से भारत को बचाने की गुहार करनी चाहिए, मनुहार करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आप अगर आवाज ऊंची करके बात नहीं कर सकते, आप अगर आरोप लगाकर बात नहीं कर सकते, तो आप प्रार्थना करके बात कीजिए। आप बोलिए नरेंद्र मोदी से, हे नरेंद्र मोदी, मुक्त कर दो भारत को, वरना भारत खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। भारत पर कोई भी, भारत पर नेपाल आकर के कब्जा कर लेगा। चीन की बात छोड़ दीजिए, चीन की तो साजिश में नरेंद्र मोदी खुद ही शामिल है। यह चीन की ही साजिश है। यह साजिश ही उस समय शुरू हो गई थी मेरे दोस्तों, जब शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की के झूले पर झूलने वाले सीन आ रहे थे। उसी समय यह तय हो गया था कि भारत चीन का गुलाम होगा, भारत को चीन का गुलाम बनाया जाएगा। और गुलाम बनाने का ही यह पहल है। मजदूरों के साथ ज्यादती, मजदूरों के साथ त्रासदी, मजदूरों को जानबूझ करके इस तरह से मजदूरों को सजा देना, मजदूरों को मारना, मजदूरों को मरवाने की कोशिश करना, यह सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि भारत में सारे उत्पादन ठप हो जाए। और जब उत्पादन ठप हो जाएंगे तो जरूरी सामानों के लिए चीन के सामने भारत को हाथ फैलाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आराम से कहेंगे, भाई जरूरत है तो क्या करें, इस समय अपने देश के लोगों को बचाएं, कपड़ा पहनाएं, ये जरूरत की चीजें दें या मरने दें, तो हम चाइना से खरीद रहे हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों भारत चाइना का गुलाम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में
भारत के प्रति प्रेम है, भारत के प्रति जरा भी सद्भावना है अपने, और भारत के प्रति छोड़िए, आप अपने परिवार के प्रति सद्भावना कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास एक रास्ता है, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो, नो अदर वे। मेरे अगर सारे वीडियोस सभी लोगों नहीं देखे होंगे, लेकिन जो देखेंगे आप देखिए, मैंने नरेंद्र मोदी की साजिशों को परत दर परत बोल चुका हूं, बार बार वही बात कैसे दोहराऊं। फिर भी शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो नरेंद्र मोदी ने साजिश करके कोरोना वायरस को भारत में लाया, शी जिनपिंग के साथ एडजस्टमेंट करके, प्लानिंग करके वो कोरोना वायरस को भारत में लाया और उसे फैलने दिया, कोरोना वायरस को आने दिया और फैलने दिया, बहाना लिया नमस्ते ट्रंप का। आपके सामने आकर झूठ बोल के तो चले गए, लेकिन सच तो यही है ना कि 23 मार्च तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन नहीं किया गया था मेरे दोस्तों, जिसके लिए भारत में विदेशों से फ्लाइट में बैठ करके कोरोना वायरस आता रहा, भारत में फैलता रहा। सरकार यानी प्रधानमंत्री ने उसे फैलने दिया, तो इसे साजिश कहेंगे या नहीं? और साजिश वहीं खत्म नहीं हुई, 23 मार्च तक इंतजार किया गया, नमस्ते ट्रंप के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। 23 मार्च तक इंतजार किया गया, जब कोरोना वायरस 571 क्रॉस कर गया, जब लगा कि अब कोरोना वायरस अपनी जड़ें जमा चुका है, तब लॉकडाउन किया गया, वो भी गलत तरीके से। देर से लॉकडाउन किया गया और गलत तरीके से लॉकडाउन किया गया। अगर उसी समय मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता, तो आज एक भी मजदूर कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि जो उस समय कोरोना वायरस से पीड़ित थे, वो जो विदेशों से आए थे, बस वही पीड़ित थे, या विदेशों से जो आए थे उनके संपर्क में आने वाले लोग जो थे, जो बड़े बड़े लोगों के होटलों में रहने वाले, खाने वाले, घूमने वाले, पार्टी करने वाले, 5 स्टार जिंदगी जीने वाले, उन लोगों में कोरोना वायरस था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर लॉकडाउन किया, मजदूरों को फंसा करके शहरों में रखा, उनके अंदर भी कोरोना वायरस फैलाया, और तब जब 1.5 लाख हो गया, तब लोगों को अपने अपने घरों पर पहुंचाया जा रहा है कि भारत का बचा कुचा गांव भी खत्म हो जाए। तो ये साजिश नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों? ये सीधे सीधे षड्यंत्र है, और ये आप आज समझ रहे हैं। मैं पहले बार मार्च में, फरवरी में यही बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने साजिश की है। एक साजिश का एक पार्ट है अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना, जो वो कर नहीं पाए हैं उस पर कोई बात ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा जनवरी और फरवरी में बड़ी तेजी से यह मुद्दा बन रहा था, जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, ये सारी चीजें ये मुद्दा बन रही थी। तो इसको दबाने के लिए, उसको अंडरग्राउंड करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोरोना का सहारा लिया। और दूसरी साजिश का दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि चाइना के इशारे पर यह काम किया गया। चाइना चाहता था कि भारत का उत्पादन खत्म हो जाए। वैसे भी नरेंद्र मोदी पहले से ही ग्लोबल पर ही विश्वास करते थे, विदेशी कंपनियों पर विश्वास करते थे, भारतीय कंपनियों पर उन्हें तब भी भरोसा नहीं था। यहां तक कि आप भी जानते हो कि अगर एक मूर्ति बनाई गई पटेल की, उन्होंने अपने जीवन में यही एक काम किया है, तो मूर्ति बनाई गई पटेल की, वो भी चाइना आकर के बनाया था। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी साजिश थी। तो कहने का मतलब, अब चीन और अमेरिका चाहता था भारत का उत्पादन खत्म हो जाए, भारत की जीडीपी खत्म हो जाए। भारत का जब उत्पादन खत्म हो जाएगा तो अमेरिका ट्रेडिंग करेगा और चाइना उत्पादन करेगा। कल चाइना जो है अमेरिका को भी धोखा दे सकता है और आराम से भारत पर कब्जा कर सकता है। भारत के बाजार पर कब्जा कर ही चुका है, आगे और भी कर लेगा। यानी आपके चौकीदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चौकीदार जो बने थे, आज भारत के दलाल बन गए, आज भारत को बेच दिया। अब
आपके सामने जो मैं भी चौकीदार लिखने वाले जो डाबर गैंग था, वो कहीं आपको दिखाई दे रहा है? चलो दोस्तों, कहीं कुछ भी होता था तो आपको चड्ढी गैंग से अपग्रेड होकर के पैंट गैंग बना हुआ आरएसएस कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता था, कहीं बवाल करते हुए, कहीं हो हल्ला करते हुए, कहीं। लेकिन क्या आज कहीं आप आरएसएस को देख रहे हैं? कहीं आरएसएस को आप देख रहे हैं भोजन वितरित करते हुए? कहीं आरएसएस को आप देख रहे हैं क्वारंटीन सेंटर चलाते हुए? कहीं आरएसएस को देख रहे हैं आम आदमी की मदद करते हुए? कहीं दिखाई दे रहा है? दोस्तों, ये वही कायर हैं, ये वही कायर हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भाग तक नहीं लिया था, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों की दलालियां किया करते थे। ये वही कायर हैं और आज वो सामने दिख रहा है। कैसे सहते हैं आप? कैसे चुप रहते हैं आप? कैसे नहीं बोलते हैं आप? दोस्तों, आपको बोलना होगा, आपको यह आवाज उठानी होगी, आज नहीं तो कल। परिस्थितियां जब मजबूर कर दें आदमी को और तब वो काम करे, वो परिस्थितियों का दास माना जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो परिस्थितियों को दूर से देखता है, समझता है, आगाह करता है। मैं अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता, लेकिन जो भी मैं समझता हूं वो आप तक इसलिए पहुंचा देता हूं कि आप मौन मत रहिए, आप बर्दाश्त मत कीजिए, आप अपने आने वाली पीढ़ी को खत्म मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप आवाज उठाइए, आप नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगिए। मैंने आपको वो सारी बातें बता दी। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और मोदी का मॉडल दोनों फेल हो चुका है। वो अंडरग्राउंड भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अब आपके सामने आकर क्या कहेंगे? भाई, एक लॉकडाउन और बर्दाश्त कर लो, अब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहेंगे? जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा तो वो अंडरग्राउंड हो गए। आप क्यों अंडरग्राउंड हो रहे हैं? तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुहिम चलाइए। आप अगर सोशल मीडिया में रहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया को टच करते हैं, अगर आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो मात्र एक आवाज, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और एकमात्र यही रास्ता बचा है भारत को बचाने का, और कोई नहीं। कोई भी भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दो। अगर कोई पार्टी, अगर कोई दल भारत को संभालने का अगर साहस नहीं रखता, अगर भारतीय जनता पार्टी में सब जनखे ही बचे हैं, अगर कोई किसी में हिम्मत नहीं है सरकार संभालने की, तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। लेकिन नरेंद्र मोदी के पापों के नीचे दबा हुआ भारत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मुझे जो कहना था, मैंने आज जो विषय चुना था वो आप लोगों के सामने रख दिया। और ये मेरा यूनानिमस, मतलब शुरू से यही मेरा विषय है, नरेंद्र मोदी को आपके सामने लाना, उनके बारे में आपको बताना। और मैं समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है, मैं जानता हूं। दोस्तों, दुर्भाग्य से मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा रहा हूं। बाबा रामदेव, बाबा कहने में भी शर्म आती है, रामदेव के चक्कर में, रामदेव जैसे दलाल के चक्कर में आकर के इसी नरेंद्र मोदी के साथ हम भी एक वक्त खड़े थे। दुर्भाग्य है, लेकिन यह भ्रम मेरा
जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने वो ये भ्रम टूट गया। जैसे ही वो काले धन पर गुलाटी मारी, जैसे ही काले धन को अंडरग्राउंड किया, समझ में आ गया कि ये आदमी जुमलेबाज है, मक्कार है, ये धोखा देगा देश को, ये कुछ नहीं करेगा। और तब से 6 साल से मैं उनका विरोध कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो अनदर कुछ मिनट तक हम आपके साथ और शेयर करेंगे। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कल किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कल हम फिर आपके साथ रहेंगे। मैं कल नहीं आ सका था, आपके बीच नहीं आ पाया क्योंकि मुझे लेट हो गया था, मैं कहीं गया था किसी कार्यवश, तो उसके कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया और नहीं कर पाया था। आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो बोलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। धन्यवाद बंधु। सिर्फ सहमति मत जताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, इस सहमति को लोगों तक पहुंचाइए। और आज ये समय है, आज कोई विरोधी नहीं रह गया है। आज हर आदमी नरेंद्र मोदी को नंगा देख चुका है। आज हर आदमी नरेंद्र मोदी की असलियत जान चुका है। आज हर आदमी नरेंद्र मोदी के बारे में समझ चुका है। बस आपको आवाज लगाने की देर है। आप आवाज लगाएंगे, हम हैं। आप अगर जुड़ जाएंगे, आपके साथ के लोग जुड़ जाएंगे तो आवाज कहीं से कहीं पहुंचेगी। और हम हमेशा कहते हैं, मेरे इस वीडियो को आप अपने टाइमलाइन पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव चलाइए, आप इसे यूट्यूब में चलाइए, आप इसे टुकड़े टुकड़े करके जो जो आपको सही लगे उस पार्ट को चलाइए, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए, लोगों को जगाइए कि आप उठिए और अपने आप को बचाइए। वो किसी और को बचाना नहीं है, वो खुद अपने आप को बचाना है। क्या आप हमेशा लाइव आते हैं? हां बंधु, मैं प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक रोज 10 बजे लाइव रहता हूं। 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और कोई सवाल अगर 1-2 मिनट में कोई है? मेरे भाई, मेरे बंधु सब जुड़े हुए हैं, सभी सहमति जता रहे हैं और इस समय भी इतने लोग जुड़े हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अवश्य जानिए ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता कौन है। अब इतनी लंबी कहानी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर कुछ और सवाल बचता है या आप चाहते हैं या आप समझते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी, अगर आपको लगता है कि नहीं नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के लिए और रह लें, तो अगर ऐसे भावनाएं हैं तो आप जरूर पूछिए, मैं शेयर करूंगा। आपने देखा एक चीज, मैं आपको एक साजिश नरेंद्र मोदी की और बता दूं। जब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करें बॉर्डर पे तो समझना वो गलत है, उसका कोई तथ्यात्मक सत्य नहीं। जब वो चीन और भारत की बात करें बॉर्डर पे तब भी झूठ है, कोई सत्य नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ पूरी पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। ये पॉलिटिकल गेम्स होता है मेरे दोस्तों। ये चीन और भारत मिलकर के ये करते हैं कि कैसे लोगों को डाइवर्ट किया जा सके, और मोदी इस काम में माहिर हैं। आप जानते हो, एक पाप करके दूसरे पाप करके, पहले वाले पाप को छुपाना, तीसरा पाप करके दूसरे को छुपाना, चौथा पाप करके तीसरे को छुपाना, ये इस काम में मास्टर हैं।